हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अपनी इस सीरीज़ को चलाने जा रहे हैं ना, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आएँगे आपके सामने और जो कि हर हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ रहिए और इस तरीके से जिस तरीके से हम कर रहे हैं आप भी करोगे तो आपकी सब्जेक्ट्स सारी रेलवे एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएँगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा लेक्चर ये कैसा लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो आप जानते हैं वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं उसमें कितनी होती है? तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। ओके, इसमें नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो हमारे पास में नवजात जो नए-नए शिशु होते हैं ना, छोटा बच्चा होता है उसमें 300 हड्डियाँ होती है, वयस्क में 206 होती है। थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी यहाँ पे लिखते नहीं बनना है ना, जब से लिखते बन जाएगा तो फिर बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसका भी मैं जुगाड़ कर रही हूँ कि थोड़ा-सा यहाँ पे टच करने को मुझे मिले। ओके, चलिए ठीक है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हस्तियाँ होती हैं? तो 8 हस्तियाँ हमारे पास में खोपड़ी में होती हैं। चेहरे में हमारे पास में कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि कान में कितनी होती है, तो 3 इधर यानी कि 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मेरे साथ में जो हम बोल रहे हैं उसको आप बोलते चलिए बस, और उसको ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी पक्का। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको भी पता होगी, 12 जोड़ियाँ पसलियाँ होती हैं हमारे पास में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो हम जानते हैं सबसे मजबूत कौन सी होती है? तो जबड़े की अस्थि होती है। हाँ जी, जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है, और सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी हमारे पास में? हड्डी। अस्थि का मतलब क्या हो जाएगा? हड्डी। कौन सी सबसे लंबी हो जाती है? तो हमारे पास में फीमर। फीमर क्या होती है? पैर में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। और जो हमारे पास में सबसे छोटी होती है वो कान में पाई जाती है, स्टेपिस हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो वहाँ कहाँ पे पाई जाती है? अभी भी मैंने बताया, कान में। सबसे बड़ी कहाँ पे पाई जाएगी? पैर में। ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी कहाँ पे पाई जाएगी? अभी भी हमने बताया, सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो भैया जानते हैं आप, हमारे पास में जो यहाँ पर टीबिया दे रखा है, फीमर दे रखा, फिबुला, ये तो हो जाएंगे, लेकिन ह्यूमस कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हाथों में पाई जाती है। ह्यूमस कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हाथों में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट। ह्यूमस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? अभी हमने बताया हाथों। हाथों में कहाँ पे भैया? ऊपरी भुजा में पाई जाती है, नीचे भुजा में पाई जाती है, तो हमको पता है ऊपरी भुजा में ये पाई जाती है। ओके, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो बड़ी हड्डी अभी हमने बताया था कहाँ की होती है बेटा? जांघ की होती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम हमारे पास में फीमर होता है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी हमारे पास में कान की होती है, जिसका नाम क्या होता है? स्टेपिस होता है। ओके, नेक्स्ट। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी हमारे पास में ये टीबी नहीं है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे होती है? जो पैर में है ना, थोड़ी भी चोट लगेगी पैर की हड्डी उखड़ गई, वो कौन सी हड्डी होती है? वो टीबिया होती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप जानते हैं जांघ की, है ना, वही वही। बार बार आएंगे, बार बार आने से क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मानव कान का भाग नहीं है, तो हमारे पास में स्थूणक, रबाक, उर्वस्ती और कुकुद हो जाएगा। तो उर्वस्ती इसका भाग नहीं होगा। ठीक है, वृद्धावस्था में देखो, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें बहुत टफ लग सकते हैं ना, तो वो थोड़े उड़े उड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको माइंड में रखना है ताकि कभी मिल जाए तो हमें वो चीज़ रियलाइज़ हो जाए। ऑप्शन एलिमिनेशन में हमें हमारी मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ से करने के बाद में हमारे पास में गारंटी होगी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो आपको इससे फ़ायदा होगा, पक्का फ़ायदा होगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में क्या होती है? हड्डियाँ किससे बनी होती है? कैल्शियम से। तो इसका मतलब कैल्शियम ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में कौन सा लवण पाया जाता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, क्योंकि कैल्शियम से ही बना होता है, सारा काम कैल्शियम का है यहाँ पर। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? देखो, अस्थि पेशी क्या हो, अस्थियाँ और पेशियाँ दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग सेगमेंट अगर होते हैं तो लोग टन्ना जाते हैं, थोड़ा टर्रा जाते हैं, तो टेंडन इसको जोड़ता है। मैंने ऐसे याद किया, आप चाहो तो आप भी याद कर सकते हो। और सेम चीज़ को जोड़ता है तो इसको लिगामेंट बोलते हैं। ओके, इसमें लिखा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो 20 दांत हमारे पास में क्या आते हैं? दो बार आते हैं। वैसे तो मनुष्य के मतलब कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, लेकिन 20 दांत क्या होते हैं? 20 दांत दूध के होते हैं जो उखड़ जाते हैं, फिर से जम जाते हैं, तो वही होते हैं, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, क्योंकि लास्ट में जाके पाचन वहीं पर होता है। और जो हमारे पास में बड़ी आंत होता है वहाँ से तो अवशोषण होने लगता है। ओके, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुंह से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन कहाँ पे इंड होती है? छोटी आंत में जाके इंड हो जाती है। ओके, इसमें मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? तो पाचन नली की लंबाई आप ध्यान रखेंगे 32, है ना, 32 दांत भी होते हैं, 32 मीटर की, 32 फीट की हमारे
पास में पाचन नली की लंबाई होती है। मुख में मंड या स्टार्च जो होता है का शर्करा यानी कि का पाचन कौन करता है? देखो जो लाइपेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज लाइपेज नीचे लिखा हुआ है, हाँ लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज और टाइलिन दोनों करते तो कार्बोहाइड्रेट का ही है, ये चीज़ लिख लो। लेकिन टाइलिन कहाँ पे करता है? जब हमारे पास में मुंह में यानी कि जीभ पर पाया जाता है, मुंह में हमारे पास में पाचन कौन करता है? तो वो टाइलिन होता है, इसमें मुख में ही पूछा है। और लाइपेज कहाँ पे करता है? तो छोटी आंत में जाकर हमें मिलता है। इमाइलेज किसका करता है? वसा का करता है। पेप्सिन किसका करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया और आंत। तो भैया कॉर्निया नहीं है क्योंकि कॉर्निया तो आंख में पाई जाती है। ओके, इसमें लिखा है मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन सा तोड़ता है? अभी मैंने बताया था लाइपेज, लाइपेज तोड़ता है क्योंकि इमाइलेज तो वसा को तोड़ता है और पेप्टिडेज तो प्रोटीन को तोड़ता होगा। पेप्टिडेज और पेप्टिडेज वो तो प्रोटीन के लिए ही है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है मुझे लग रहा है, ठीक है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। मैंने तो लाइपेज ही पढ़ा, इमाइलेज कैसे हो सकता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। हाँ शायद ये मैंने गलत, हाँ इमाइलेज ही होगा, है ना, इमाइलेज ही होगा मुझे लग रहा है। थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, मैं देखकर आपको बता दूंगी, ठीक है, बाद में। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? जो दूध का पचाता है, तो वो हम जानते हैं रेनिन नामक होता है। वह आपने देखा होगा जहाँ पर दूध मतलब जो दूध वाले, मिल्क वाले, डेयरी वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं उनमें रेनिन की कमी हो जाती है, या रेनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो खत्म ही हो जाता है एंजाइम, है ना। इसमें लिखा है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा हो जाएगा? जो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ में मिलने वाला एंजाइम निम्न, पहला एंजाइम पहला कौन सा हो जाएगा? मुंह में जाया भोजन, मुंह में जाता है और तुरंत ही कौन मिल जाता है? ट्रिप्सिन मिलता है क्या? सेल्यूलोज, पेप्सिन, इमाइलेज। यार तो वो तो हो जाएगा इमाइलेज। पहला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? इमाइलेज हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में हमारे पास में टाइलिन पाया जाता है, हाँ जी टाइलिन पाया जाता है। और आप जानते हैं जो रेनिन होता है वो दूध का पाचन करता है। ओके, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में अगर भोजन को पचाना है तो क्या जरूरत है? एंजाइम, एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन पचेगा ही नहीं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में होती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च यानी कि स्टार्च जो हम खाते हैं ग्लूकोज बनाता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है उसके पाचन में ये सहायक करता है। फिर लिखा मनुष्य की गुहा में निम्नलिखित में से, मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। बाकी जो हमारे पास में बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्रोटीन और वसा वगैरह होता है, प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन अमाशय में हो जाता है। बाकी जो बची हुई चीज़ें होती हैं सारी बच बचा के उसका सब पाचन छोटी आंत में होता है। वहाँ पे एंजाइम कहाँ से आता है? एक तो अग्नाशय से निकल कर आता है, दूसरा इधर यकृत से निकल कर आता है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा जो अवशोषण होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो अवशोषण कहाँ पे होगा? मैंने बताया था ना बेटा, अवशोषण किस में हो जाता है? छोटी आंत से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा चलो, मुझे भी गलतफहमी थी इसमें कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे पास में हमको लगता है अमाशय से स्टार्ट हो जाता है ना। प्रोटीन एंजाइम तो पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बताइए आहार नलिका कौन सी? ग्रास नली ही हमारे पास में आहार नलिका है। कंठ नली क्या करेगी? कंठ तो बोलने के लिए होता है। महाधमनी आपने पढ़ा होगा, सिराएं होती है, महाधमनी होती है, वो सब क्या होते हैं? ब्लड को लाने ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण होता है? मतलब जो पचे हुए विषैले पदार्थ, अगर हमने कोई विष पी लिया ना, कोई भी विष है, कोई भी जहर हमने खा लिया, तो कौन सा अंग है जो हमारी मदद करेगा? भैया वो यकृत होता है। कौन सा होता है? लीवर, इसीलिए कहा जाता है लीवर बहुत अच्छा, है ना, मदद करता है हमारा। पेप्सिन है क्या है? अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या लीवर के अंदर हमारे पास में भोजन जाता है या नहीं जाता? आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। पेप्सिन है एक, क्या पेप्सिन क्या है बेटा? पेप्सिन एक हार्मोन है या फिर एंजाइम है? एंजाइम है ना, क्योंकि भोजन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन बदल जाता है, किस में बदल जाता है? हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाता होगा, बिल्कुल सही है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है? तो प्रोटीन जो होता है हमारे पास में, देखो ग्लूकोज में कौन बदलता है? जो स्टार्च वगैरह होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा में क्यों बदलेगा प्रोटीन, पागल, है ना। फिर उसके बाद में शर्करा अमीनो अम्ल में ही होगा, है ना, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है।
कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो हो जाएगा अग्नाशय, है ना, सॉरी ग्लाइकोजन, है ना। मानव शरीर का कौन सा अंग जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। अग्नाशय अच्छा क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह ना, बीटा वगैरह कोशिकाएं तुमने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड होता है। ग्लाइकोजन के रूप में कौन इकट्ठा कर लेता है, तो यकृत इकट्ठा कर लेता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त क्या होता है, पित्त भैया यकृत से निकलता है ना, तो पित्ताशय मत ढूंढने लगता है, यकृत से निकलता है पित्त रस, है ना। अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है, लेकिन पित्त रस किससे निकलता है, हमारे पास में लीवर से निकलता है। पित्त जमा होता है, कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन यकृत से निकलता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना, वसा का वाष्पीकरण करना यानी इमल्सीकरण, मुख्य रूप से वसा को तोड़ने का काम करता है, उपयुक्त सभी काम नहीं। वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सीकरण, इमल्सीकरण रिएक्शन क्या होती है, तो आप जानते हैं वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की घटना को ही इमल्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, पित्त करता है भाई, मुझे पहली बार पता चला। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अब रासायनिक कारखाने का मतलब क्या है, जहाँ पे एनर्जी बनती है ना, एनर्जी बनती है, तो कौन से फेफड़े हो जाएंगे, यकृत हो जाएंगे, गुर्दे हो जाएंगे, या फिर पेट हो जाएंगे। अच्छा, यकृत, यकृत को हमारे पास में मानव शरीर का जो होता है रासायनिक कारखाना कहते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे होता है, पेस मेकर का संबंध आप जानते हैं हृदय से होता होगा, है ना। इसमें लिखा पेस मेकर का कार्य क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, अब हृदय से रिलेटेड होता है तो दिल की धड़कन होगी, पाचन वगैरह तो वो नियंत्रण ही नहीं करता, तो फिर कैसे सेंस लगाओ ना। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है, गति प्रेरक, है ना, किससे भैया, गति कौन देता है, हृदय ही देता होगा गति, है ना। इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तदाब किसको कहते हैं, तो यहाँ पर भित्तियों के द्वारा ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, तो वो हो जाएंगी धमनी और शिरा में से ही होता होगा, तो धमनी होगा या सिरा होगा, तो धमनी में ले जाया जाता रक्त, यानी कि उसी से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं कि कितनी तेजी से ब्लड जो है बॉडी में पहुंच रहा है। सोते समय, है ना, अगर हम ऊपर से ही नाप लेते होते तो जानते हो सिराएं ऊपर होती है, लेकिन जब हमारे पास में ब्लड प्रेशर नापने की मशीन लगाई जाती है तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उसको कसते हैं ताकि वहाँ पर हमें धमनियाँ मिल जाएँ। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। वैसे तो मुझे लग रहा है बढ़ता है ना, मैंने पढ़ा है कहीं, बट घट जाता है ना। सोते समय रक्तदाब में क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि हाँ यार तुम इससे एग्जांपल ले लेती, जब हम दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ धड़कन काम करने लगती है। इसका मतलब जब शरीर सुस्त होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाता होगा। ओके, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्मोमैग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये थर्मामीटर क्या होता है, बुखार को मापने के लिए यूज़ होता होगा। लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। डब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, आप जानते हैं डब डब लब लब, है ना, ये सब हृदय की निकलती है हृदय से। इसमें लिखा है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है, तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है, किसके लिए ये प्रयोग होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो ये रक्तचाप को मापने के लिए, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करने के लिए, या रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए, तो वो शायद रक्तचाप, हाँ रक्तचाप को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो एक बार धड़कने के लिए इसको जो समय लगता है बहुत ही कम समय होता है। वैसे आपको पता होगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है ना, तो वहीं से सेंस आता है 0.8 सेकेंड में, ये मतलब 0.8 सेकेंड में ये एक बार धड़क चुका होता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है, तो 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होती है, 70 से 72 बार, मतलब 70 से 80 बार ये धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बेटा, 4 होते हैं। आप जानते हैं जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव कौन से होते हैं, जो हमारे पास में जल में ही रहते हैं, जैसे मछली वगैरह है तो उसमें 2 चैम्बर होते हैं जो स्थल पर और जल में दोनों में रहते हैं। उसमें 3 चैम्बर होते हैं ना, जैसे पक्षी वगैरह 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 हो जाते हैं और इसमें भी 4 होते हैं। ओके, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है कि कितनी तेजी से नाड़ी चल रही, तो धमनियों से ही मापते होंगे, बिल्कुल धमनी से ही मापते हैं। कि एक किशोरवा अवस्था है, मतलब किशोर यानी कि जवान मनुष्य है में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो आप जानते हैं एमएमएसजी होता है कितना बेटा, 120 से 80 होता है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं यार,
हाँ, 120 से 80 mmHg होता है, मतलब हाईएस्ट और लोअरेस्ट लिखा हुआ है, इसी के बीच होना चाहिए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? भाई दौड़ लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सोएंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। ओके। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मतलब जैसे होते हैं ना, वो कितनी बार धड़कता है, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा ना, मुझे भी नहीं आता। चलो देखते हैं। 2 अरब बार धड़कता है, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है? मैं भी याद कर लेती हूँ, 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा देना होता है। हृदय का कार्य ऊर्जा देने का काम करता है। तापक्रम बढ़ाना होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देता है, या पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है बेटा। तो ये सबको समझ में आता है कि पंपिंग स्टेशन की तरीके से ही काम करता है। शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह करती है ना। शरीर की विशालतम धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी बताइए? वेना केवा हो जाएगी, या फिर कौन सी? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी हो जाएगी? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी हो जाएगी? एआर्टा हो जाएगी यार, इसमें भी मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे लगाना पड़ेगा टप्पा। चलो सही हो गया, एआर्टा हो जाएगी, ठीक है? एआर्टा हो जाएगी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है, शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? कितना रक्त होता है हमारे पास में, हमारे वजन का? 7% होता है, ध्यान रखेंगे। 7% होता है। तो मेरा वजन कितना है? जब सपोज दैट मेरा वजन है 50 kg, ठीक है? तो मेरे इसका मतलब मेरे शरीर में खून कितना हो जाएगा? 3.5 लीटर, है ना? इतना ही होगा। 3.5 होगा। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? मतलब खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर तक खून होता है, आपने पढ़ा होगा। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो आप जानते हैं रुधिर कैसा होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? बस इतना बता दो। थोड़ा सा हमको लगता है क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता ही है। अम्लीय क्या होता है? हमारे पास में जो मलमूत्र आता है ना, मूत्र, वो हमारे पास में यूरिन क्या होता है हमारे पास में, वो क्षारीय होता है, ठीक है? बाकी ये अम्लीय होता है। सो 7.2 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। यार इसी में से कोई ऑप्शन है? बाकी देख लो, 7.4 होता है, 7.4 ध्यान रखें। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है? रुधिर बैंक का काम क्या होता है? रुधिर बैंक का कौन काम करता है? तो आप जानते हैं हृदय ही करता होगा। गलत है। प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली जिसको बोलते हैं, वहीं से रुधिर बैंक का मतलब क्या होता है? ये तो पंपिंग करने का काम करता है यार, तुम भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तिल्ली या प्लीहा क्या करता है हमारे पास में? तिल्ली या प्लीहा क्या करता है? ये जो होता है रुधिर को, है ना, यहीं से हमारे पास में ब्लड सेल्स बनती है ना, लाल रक्त कणिकाएं बनती है, ठीक है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, मतलब पानी कितना पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? जो रक्त में पाई जाती है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? जो रक्त में कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा, भैया लोहा पाया जाता है ना, लोहा जिसको Fe बोलते हैं, इसी वजह से हमारे पास में ऑक्सीकरण की रिएक्शन हो पाती है यहाँ पर। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो बताइए, रक्त मतलब रक्त को कौन बनाता है? तो आप जानते हैं अस्थि मज्जा में ब्लड सेल्स बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये बात तो सही होगी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता तो है नहीं, शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते होंगे, है ना? जिन लोगों का खराब होता है, क्या खराब होता है, किडनी खराब होती है, उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। नाम सुना तुमने? हाँ जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? तो लोहा होता है आपके पास में, जिसकी वजह से ये लाल लाल होता है। नहीं याद आ रहा तो भैया लोहे पे जंग लग जाती, लाल, इसीलिए ये भी लाल लाल। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन ना होती और इसमें लोहा ना पाया जाता होता तो फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले नहीं जा पाता। आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि हाँ हम लोग बाहर रहते हैं और इतनी सारी तो वायुमंडल में गैस पाई जाती है, लेकिन कैसे ये पहचान कैसे देता है हमारी नाक कि ऑक्सीजन ही जाना है? तो इसी वजह से जाना है क्योंकि ब्लड में हमारे पास में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है, वो इससे रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से वही ऑक्सीजन ही जाएगी आपके शरीर में। ऐसा तो नहीं नाइट्रोजन चली जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन आरबीसी का होता है, आप जानते हैं ना। डब्ल्यूबीसी क्या करती है हमारे पास में? पुलिस की तरीके से रक्षा करती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त
हृदय से फेफड़ों में लग जाती हैं। तो हृदय से फेफड़ों में जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी सिरा, है ना। तो वैसे तो शुद्ध रक्त धमनियों का काम होता है, लेकिन ये काम करेंगी फुफ्फुस सिराएं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आप जानते हैं रक्त द्वारा ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है हमारे पास में? ल्यूकोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं गलत है, लिम्फोसाइट्स। थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बताइए। फैब्रिन नामक पाया जाता है या हिपैरिन नामक प्रोटीन? देखो दोनों मैंने ये पढ़े हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से रक्त जमता नहीं, ठीक है। इसमें लिखा हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं? भाई अभी बताया, पुलिस की तरीके से काम करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स होते हैं क्या भाई साहब, है ना, बिल्कुल लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो आरबीसी जो हो जाएंगी हमारे पास में ल्यूकोसाइट, इरिथोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स या फिर दिस इरिसिनोफिल्स, है ना। तो शायद ये होती हैं इरिथोसाइट्स, है ना, इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है कब्रिस्तान। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इंडियंस का कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। मतलब अस्थि मज्जा में बनती हैं और प्लीहा में जाकर खत्म हो जाती हैं। और कितने दिन तक चलती हैं? 120 दिन तक ही जिंदा रहती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं अस्थि मज्जा में होता है। बार बार वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा मुझे। उच्च उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आरबीसी का साइज क्या होगा, बताओ। बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चा। उच्चांश यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो मानव शरीर में आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा? यार इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे हिसाब से तो बढ़ेंगी संख्या बढ़ जाएंगी। क्यों जानते हो? क्योंकि इसका आकार निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। मेरे हिसाब से जब टेम्परेचर बढ़ जाता होगा तो फिर किसी चीज़ से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जल्दी जल्दी चीज़ें निकलने लगती है ना, तो शायद यही होगा कारण इसका। आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी है ना, कुछ भी हो सकता है। सफ़ेद रक्त कण, हाँ भाई हम साइंस के कुछ हैं तो नहीं ना, मैथ बैकग्राउंड है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद करना है, अपना काम बनाना है, नौकरी लेनी बस, है ना, साइंटिस्ट नहीं बनना। सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, है ना, यही होता है इसका कार्य। नेक्स्ट, मानव के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु जो होती हैं, रुधिराणुओं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं कि कौन सी किस्म अधिक होती है? बताइए किसकी ज़्यादा होती है मात्रा? लिम्फोसाइट्स की नहीं, न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है, मतलब आ जाता है, तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन भैया रिएक्शन देता है कि भागो भागो? तो पुलिस। कौन? डब्ल्यूबीसी, वही भगाएगा इसको। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो ब्लड ग्रुप के हमारे पास में लैंड स्टीनर हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो आप समझते हैं ना, कौन से हो जाएंगे? ए वाला, बी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नाम सुना होगा, ओ है कि ए बी है, वही है, ठीक है। आर एस फैक्टर का पता किसने लगाया था? आर एस फैक्टर का पता किसने लगाया था हमारे पास में? तो वो लैंड स्टीनर ने हमारे पास में रक्त के वर्गीकरण का भी खोज किया है ना। अभी भी मैंने बताया ना तुमको, रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर, तो डायरेक्ट उसके भी, और वियनर ने मिलकर आर एच फैक्टर का पता लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं? अच्छा, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न है, ए बी या ओ में। ओ में नहीं है, ए बी में है। देखो ओ क्या होता है? ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है हम जो सबको डोनेट कर सकते हैं, मतलब सबको दे सकते हैं। और ए बी क्या होता है? ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे, मतलब ये सबका ब्लड ग्रुप अपने अंदर ले सकता है ये भी। तो इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते। जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो ये सबको समझता है कि मेरे ही खानदान के, मतलब इसके पास जब कोई आइडेंटी समझ लो, आइडेंटी कार्ड की मैं बात कर रही हूँ ना, आइडेंटी कार्ड की बात कर रही हूँ। ए बी के पास कोई आइडेंटी कार्ड नहीं है भाई साहब, ए बी के पास कोई नहीं है। तो ए आए तो ये समझता है यही मेरे घर का है, बी आए तब भी समझता है ये मेरे घर का है, ओ आए तब भी मेरा समझता है। इसका मतलब ये सबको ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो ओ होता है हमारे पास में, इसके पास आइडेंटी कार्ड, ये क्या करता है भाई, किसी को अंदर नहीं आने सकता, फिर ओ को ही आने देगा, है ना। लेकिन ये सबके अंदर जा सकता है,
सबके अंदर जा सकता है ना, क्योंकि इसके पास में सबसे पावरफुल आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसा मैंने याद करने के लिए बताया, मतलब ये समझो कि ओ जो है अपना ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है और ए भी सभी का ब्लड ग्रुप अपने अंदर ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? तो जानते हो, ओ में, है ना, इसीलिए वो सबको दे सकता है क्योंकि दोनों लोगों का कार्ड रखे बैठा हुआ है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? तो ए बी में। एंटीजन, देखो एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग चीज होती है भाई साहब। एंटीजन नहीं पाए जाते, वो ओ में हो जाएंगे। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए उपयोगी होता है। तो ये प्रतिरक्षी के निर्माण से बढ़ावा देता है। तो हमारे पास में ओ में नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ओ में प्रतिरक्षी प्रतिजन जो होता है मतलब नहीं पाया जाता है ना। एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे पास में प्रतिकूल वातावरणीय दशा या पोषक पदार्थों की कमी, वित्तीय या फिर संक्रमण, तो ये हो जाएगा संक्रमण से बचाने का काम करता है। और ये क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। 100 हो जाए बस, है ना। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर का नाम किससे भैया? मनुष्यों में बंदर से आर एच फैक्टर का नाम संबंधित है। अच्छा, आर एच जो तत्व के अनुसार निम्न में से जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं, बताइए। आर एच प्लस महिला हो और आर एच प्लस पुरुष महिला, यार इसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ये याद रखो आर एच पुरुष और आर एच माइनस अगर महिला है तो फिर यानी प्लस वाला पुरुष हो माइनस वाली महिला हो तो फिर ये जोड़ी मतलब अच्छी नहीं होती है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या हो जाता है? प्लस माइनस, हाँ प्लस पिता था और माइनस माता थी, इसका मतलब बच्चा सक्सेस नहीं हुआ, मर जाता है वो। ठीक है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब सबको दे सकता है भाई। ओ, सर्वदाता कहते हैं उसको, पागल मतलब दिमाग कहाँ है तेरा। ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, मतलब सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता तो नहीं कहा जाता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को आदत्रिक अदाता, अदाता मतलब होता है ले सकता है। अच्छा, कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन का अभाव होता है। देखो इसमें प्रतिजन तो पाया जाता है, उसमें उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों नहीं है, तो गलत हो जाएगा। प्रतिजन का अभाव नहीं होता, प्रतिजन इसमें पाया जाता है लेकिन प्रतिपिंड जो होता है वो उसका अभाव होता है ना, एंटीबॉडीज का अभाव होता है। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी सबको दे सकता है? वो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ वाला जो है ओ से ही ले सकता है। चलिए, हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पे बच्चों कंप्लीट होते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अगले क्वेश्चन देखेंगे और आप मेरे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो जिस तरीके से मैं याद कर रही हूँ आपको भी याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो जिन बच्चों को याद नहीं होता है तो मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए और आप जिस तरीके से हम कर रहे हैं आप भी करोगे तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे मार्क्स इस बार अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं बट मेरे मार्क्स अच्छे हैं, आप लोगों को रिजल्ट भेज देंगे। 70 मार्क्स है पॉइंट करके, है ना, तो मतलब 71 समझो, थोड़े से मेरे गलत हो गए। जीके जीएस मेरी भी कमज़ोर है और आपकी आई होप वीडियो देख रहे हो तो आपकी भी कमज़ोर होगी, तो मुझे पता है बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, आप कनेक्टेड रहिए। चलिए बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ना दोस्तों। ओके बाय।